गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेक्शन सी सॉल्व कर लिया पूरा। अब हम इस वीडियो में सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर सीबीएसई का। इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन x, y such that 0 is less or equal to y is less or equal to x square plus 1 and 0 is less or equal to y is less or equal to x plus 1 और x is equal to 2 मान लीजिए आप, x less or equal to 2 लिखा हुआ है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें इस कर्व और जो आपका ये रीजन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, उसका एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कर्व को दिया क्या हुआ है। कर्व हमें जो दिया हुआ है उस कर्व को हम चेक करते हैं, कर्व को देखते हैं। कर्व हमको जो दिया है क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व दिया y इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस तरीके से दिया है y इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, एक चीज हो गई। अब इसमें से अगर हम देखें ये कर्व जो दिया है इसको देख करके पता चल रहा है कि ये कर्व क्या है, दिस कर्व इज द पैराबोला। ये कर्व क्या है, पैराबोला है। ठीक है, दूसरी लाइन दी हुई स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन है और x इज इक्वल टू 2, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इन सभी से कवर्डेड एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम निकालेंगे कैसे, पहले इसका बनाएंगे रफ स्केच। ठीक है, रफ स्केच बनाने से पहले हम एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये लाइन जो दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कहां पे करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये निकालने के लिए आप y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसमें लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 हुआ, दिस इज एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 हुआ, दोनों साइड से 1 कैंसिल हुआ। अब मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे x इक्वल टू 1 निकल आएगा। मतलब इस लाइन ने, मतलब ये हुआ कि इस लाइन ने इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक तो ओरिजिन पे और इक्वल टू 1 पे। एक लाइन हमें इसमें दी हुई है ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 भी दी हुई है। ये लाइन भी इस कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट करिए निकालना है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे भी बना सकते हैं उस चीज को। ठीक है, ट्वाइस करके। तो देखिए पहले इसका हम रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच जो बनाएंगे वो रफ स्केच कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, रफ स्केच कुछ इस टाइप से बनेगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने के लिए हमने पॉइंट ले लिए हैं और वो पैराबोला हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां बनाता हूं, ऐसे देखिए जी, ये बनाया और इसमें क्या करेगा, ये पैराबोला जो हमारा बनेगा, पैराबोला क्यों बना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब ये कर्व यहाँ पर कैसे बना, ये भी एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्यों बनता है। ओरिजिन से वही पैराबोला पास करता है जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इस फॉर्म में दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में दिया है तो ये यहाँ से पास करेगा, पास करेगा इस y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और इसको मान लीजिए कैपिटल Y, इसे ले लीजिए कैपिटल X का होल स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्म में जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, इसमें जो वर्टिक्स होता है वो 0, 0 होता है, मतलब कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा और कैपिटल X इक्वल टू भी 0 होगा। हमने कैपिटल Y को y माइनस 1 लिया है तो माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू हम 0 करेंगे इसमें, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा और इधर ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स ये 1, 0 पर इसे इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा बाय एक्सिस को। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। क्लियर, तो ये इसका वर्टेक्स यहाँ बन गया। लाइन जो जा रही है y इक्वल टू x प्लस 1 है, इसको ओरिजिन पे ही कट करेगी और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे 1 पे कट करती है। इसका मतलब ये हुआ ये लाइन जो निकल जाएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, ये बन गई इस तरीके से। ये पॉइंट वैसे अननेसेसरी, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये जो हमने बनाया हुआ यहाँ पे कर्व स्केच के लिए, ठीक है, ये हमारे समझने के लिए था कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा और ये कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे करके यहाँ से 1 मिनट हटा दीजिए। ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये ऐसे बन गया। तो लाइन जो मैं दी थी ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1
वो ये निकली। जो कर्व हमें दिया है, कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, ये हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये बन गया। अब एक चीज और भी है, x इज लेस आर इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, तो ये लाइन भी हमें बनानी पड़ेगी, x प्लस 2 दिया हुआ है, मतलब तीसरी जो लाइन हमारी बनेगी वो कुछ ऐसे करके ऐसे निकल करके जाएगी, x प्लस 2 इस पॉइंट से निकल के जा रही है। तो देखो हमारे पास में दो रीजन हमारे पास में, एक रीजन ये और एक रीजन ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां से इन दोनों को हम चेक करें, इस जगह से डिवाइड होकर अलग निकल रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अलग निकलेगा, ये कुछ अलग निकल के जा रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है। तो आप इस चीज को चेक कर पा रहे हो कि ये ओरिजिन है हमारा, ये क्या है, ओरिजिन है। ये पॉइंट कितना हमारा है, 0,1 है। ये कितना है, इसको अगर हम निकालेंगे, पॉइंट की जरूरत नहीं, हमारा x से 1 तक दिया हुआ है। एक रीजन हमारे पास में ये है जिसको मुझे फाइंड करना है, ये इतना एरिया फाइंड करना है, और सेकेंड वाला जो एरिया हमें फाइंड करना है, सेकेंड एरिया वी हैव टू फाइंड, जो सेकेंड एरिया हमको फाइंड करना है वो ये वाला फाइंड करना है, ये वाला हमें दो एरिया फाइंड करने हैं। और ये लाइन में जो दी है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितना है, 1, x इक्वल टू 1 पे है, इस पॉइंट पे। तो आप देखो ये वाला एरिया में जब फाइंड करना है, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हम उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए हम करेंगे क्या, 0 से लेकर के 1 तक, ये ओरिजिन पे 0, यहाँ पर 1 है, 0 से लेकर के 1 तक इस कर्व से कवर्ड एरिया है, कर्व का एरिया दिया हुआ है, कर्व और एक्स एक्सिस का एरिया है, ठीक है। तो जब इसमें हम, और यहां से अब देख रहे हैं 1 से लेकर के 2 तक, ये x इक्वल टू 2 यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये पूरा, तो 1 से लेकर के 2 तक लाइन का एरिया दिया हुआ है। तो आप इसमें दो टाइप के एरिया निकालोगे, एक कर्व से कवर्डेड और एक लाइन से कवर्डेड, ठीक है। तो एरिया जब आप a1 निकालेंगे तो a1 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से आप 1 करेंगे, 0 से आप क्या करेंगे, 1 करेंगे, और उसमें y इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है। दूसरा a2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा a2 निकालेंगे, और a2 इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन, ये 1 से 2 तक होगा, ये कितना होगा, 1 से लेकर के 2 तक होगा, लाइन इसमें कितनी होगी, x प्लस 1 होगी, या y2 कह सकते हैं यहाँ पर भी, y इंटू डी एक्स यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इस y के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 डालने वाले हैं, जो एरिया निकलेगा 0 से 1 तक, इंटीग्रेशन 0 से 1, y के प्लेस पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स, क्लियर। और ऐसे ही इसमें आप a2 निकाल दीजिए, या इसी के साथ प्लस कर दो, तो एक ही साथ पूरा निकालना ना, तो a1 टू प्लस कर देंगे, इसी में टोटल एरिया निकालेंगे, यहाँ पे a लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, a इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। और a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से 2 तक, और y की वैल्यू इसमें कितनी है, x प्लस 1 दी हुई एंड dx, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर डालो। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या निकलेगा, ये a इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एन प्लस एक्स, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 0 से 1 प्लस, इसका जो इंटीग्रेशन आप निकालोगे ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस एक्स, और ये लिमिट अप्लाई करेंगे आप 1 से लेकर के 2 तक, कितना कर लिया आपने बच्चों, ठीक है। अब लिमिट आपने अप्लाई करनी, तो अगर हम इस वाली एरिया में, इस वाले पार्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे निकलेगा, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट कितनी 1 है, तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 1, देखो एक्स प्लेस 1 डालोगे तो 1 अपॉन 3, यहां पर ये 1 रहेगा, तो ये क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन 3 एंड ये क्या हुआ, प्लस 1 हो गया। जब जीरो डालेंगे तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं मुझको, ठीक है। उसके बाद जीरो वाला माइनस हो जाएगा, लेना नहीं उसको हमको। फिर उसके बाद दूसरा एरिया निकालना 2 डाल करके, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस में ये 2 हो गया, प्लस में 2 कर दिया आपने, ऐसे करके निकाल दिया। फिर -1 करना है, ठीक है, तो ये अलग पार्ट हुआ, और इसी के साथ माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको 1 के साथ डाल करके, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये प्लस में 1 डाल करके ये निकाल दिया आपने, ठीक है। ये ब्रैकेट यहां से क्लोज कर लो। अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है, तो अभी इसको इधर ले आओ जरा, थोड़ा सा ऊपर भी लिख देते हैं ऐसे। अब हम करेंगे इसमें क्या, अब इसमें हम करेंगे क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, और क्या करेंगे, तो एरिया ए इक्वल टू, ये जो निकला ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है, ये 4 निकला, और माइनस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 माइनस कितना हुआ, 3/2 निकला, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है माइनस के साथ में, ऐसे निकाला, ठीक है। तो अभी और सॉल्व करिए इसके आगे, ये 4/3 एंड 4 दूनी 8, 8 से 3 जाएंगे 5 प्लस
5/2 बच गया। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 निकल आया, ठीक है। और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 3 6, 3 5 15, 15 आ गया। तो 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है 23। तो ये टोटल एरिया जो निकल करके आया, दिस इज द 23/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर आंसर। ये क्या निकाल दिया आपने, यू हैव गॉट दिस आंसर, ये आंसर आपका निकल आया, इसका ये एरिया निकाल दिया आपने, ठीक है। तो सबसे मेन काम क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे हमारा इंपॉर्टेंट काम था रफ स्केच बनाना। अगर आपने रफ स्केच कायदे से बना लिया, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूरा समझना है तो एक बार आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक लाइन उसी के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले दोनों लाइन को और कर्व को सॉल्व किया मैंने, एक्स वाई के पॉइंट निकाले, एक्स कहाँ का मैंने सेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर क्या किया है, फिर मैंने दूसरा काम किया हुआ है, दूसरा काम किया है रफ स्केच बनाया, कर्व बनाया मैंने ये, ठीक है। कर्व बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना दी, कहाँ पर इंटरसेक्ट करी वो बनाया, ठीक है। एरिया कौन सा कवर करना ये दिखाया मैंने, शो किया, ठीक है। और फिर उसके बाद अलग अलग एरिया निकाल के उनको प्लस कर दिया गया। तो टोटल एरिया जो हमारे पास निकल के आया फाइनली, दिस इज द 23, दिस इज द 23/6, यही से कुछ था हमको लगता है, 23/23 ये निकला हुआ है 23/6, ये एरिया निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, उसको चेक करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑफ n क्रॉस n डिफाइंड बाय a comma b related to c comma d implies that both implies that ad is equal to bc for that ab a comma b comma c comma d belong to n cross n so that r is an equivalence relation। कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन किस केस में हो सकता है, वो केवल एक ही केस में इक्विवेलेंस हो सकता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर तीनों चीजें उसमें मिलती हैं, ठीक है, तो ट्रांजिटिव पहले रिफ्लेक्सिव के लिए निकालेंगे, फिर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे और फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए कि तीनों कंडीशन से फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। अगर हर एक कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, चेक करते हैं इसको। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देखेंगे, इसमें दिया है a कामा b एंड रिलेटेड टू c कामा d एंड बोथ इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज कैसे होता है, ये a का b से रिलेशन हो रहा है, a का d से और b का c से, इस तरीके से a इंटू डी मतलब ये AD हो जाता है और इक्वल टू क्या निकलता है, ये BC आता है, AD इक्वल टू BC बन जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहला पार्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। एक मिनट, तो सही से लिखते हैं उसको, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम जब चेक करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम एक पॉइंट चेक करेंगे। पहला पॉइंट हम क्या चेक करेंगे इसमें, a कामा b, मतलब ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी a कामा b रिलेटेड टू a कामा b, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे करते हैं, तो दोनों सेम होती कि नहीं होती, अगर सेम हो जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर हम a इंटू बी करेंगे तो ये a भी निकल के आएगा और सेकेंड में कितना होगा, b होगा, और b को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ab, तो ab इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, ab होगा। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें है, ठीक है। तो दिस रिलेशन हैज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, बात समझ आई कि नहीं। फॉर इसमें आप दिखा सकते हैं, फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू r एंड a एंड r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, एक पॉइंट, एंड a कामा b बिलोंग्स टू n, a कामा b को बिलोंग, a और b को बिलोंग करते हैं, n को बिलोंग करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के बाद अब हम क्या प्रूव करेंगे इसमें, अब हम प्रूव करेंगे इसमें इसका जो अगला रिलेशन है वो है सिमेट्रिक के लिए,
सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे, तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए कामा बी, एंड इधर क्या है, अगर रिलेशन हम निकालते हैं सी कामा डी से, तो ये क्या निकलता है, अगर ए कामा बी रिलेशन रिलेटेड टू सी कामा डी दिया है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है, ये ऐसे निकलता है, एडी इक्वल टू बीसी होता है। एडी इक्वल टू कितना होता है, एडी इक्वल टू बीसी निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो इसके अकॉर्डिंग है वो क्या निकलना चाहिए, अगर हमारे एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, तो उसी तरीके से अगर हम चाहें, ठीक है, अगर उसको हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसी तरीके से सी कामा डी, तो सी कामा डी इट शुड बी रिलेटेड टू कितना होना चाहिए, इट शुड बी ए कामा बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी ए, इट शुड बी ए, सॉरी ये सी बी है, सी बी इक्वल टू क्या निकलेगा, ये डी ए निकलेगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, पी डी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डी सी टी बी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू टी बी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू, और इसे हम बी सी लिख सकते हैं, जो इसी रूल को फॉलो करते हैं उसके इक्वल निकल करके आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, ये किस रूल को फॉलो कर सकता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी यहाँ पर भी, ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हैं, फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन, एंड ए कामा बी एंड सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जहां पे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा इसमें, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, ये रिलेशन कुछ इस टाइप से होते हैं, अगर ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी रिलेटेड टू कितना है, सी कामा डी दिया हुआ है, एंड ये कितना है, सी कामा डी, एंड उसी रिलेटेड है, हमने एक और कोई एलिमेंट ले लिया एन क्रॉस एन का, दैट इज ई कामा एफ, ई कामा एफ वी हैव वन मोर एलिमेंट which belongs to n क्रॉस n, जो n क्रॉस n को बिलोंग करता है, इसको e कामा f लिख दिया। तो अगर इसमें ये रूल आप लगाओगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इट शुड बी ed इक्वल टू bc, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है। यहां पर यही रूल अप्लाई करेंगे आप तो क्या निकलेगा, ये cf इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट शुड बी de, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ad इंटू सी एफ, ad इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू डी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सी से सी हम क्या कर देंगे, कैंसिल, और डी से डी क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये इतना होगा। तो अब आप इस चीज को चेक कर पा रहे हैं, इस चीज को आप चेक कर पा रहे हैं सॉरी, ये हमारे पास क्या निकला, ए एफ निकला, क्या निकला, ए एफ, ठीक है, और इक्वल टू क्या निकल आया, ये बी एंड ई निकला हुआ है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां से ए एफ इक्वल टू ई एंड बी, ई एंड बी लिखेंगे। और ये रिलेशन हमें तब मिलता है, इस टाइप की कंडीशन में तब मिल सकती है, दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड ओनली व्हेन, उस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग में ये सिचुएशन कब मिलेगी, जब ए कामा बी रिलेटेड टू कितना हो जाएगा, ये ई कामा एफ से रिलेटेड होगा, ठीक है, ई कामा एफ से रिलेटेड होगा। एक मिनट, ये गलत लिख दिया क्या, एक लिखा था यहाँ पे, क्या सकता नहीं थे, ए कामा बी, ए कामा बी रिलेटेड टू किससे होगा, ये रिलेटेड होगा ई कामा एफ से, ई कामा एफ से, ए बी, एक मिनट, हाँ ठीक है, ई कामा एफ से रिलेटेड होगा।
तो आप देखो इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो a इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ई, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आप इसमें क्या लिख सकते हो कि a कामा b कामा c कामा d एंड यहाँ से कितना है e कामा f, e कामा f बिलोंग्स टू n क्रॉस n को बिलोंग करते हैं फॉर एवरी, ठीक है, a कामा b कामा c कामा d कामा e कामा f बिलोंग्स टू n, वो n को बिलोंग करते हैं, ठीक है, n को बिलोंग कर रहे हैं सारे। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। जब इसमें तीनों टाइप के रिलेशन हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है आपका? इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्लास चलते हैं। इसी का आर वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन भी आपका फंक्शन का है, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर हम इस अगले क्वेश्चन की बात करें, जो हमारे पास फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसकी अगर बात करेंगे, सो दैट द फंक्शन एफ इज दैट आर मैच टू एक्स बिलोंग्स टू आर इज दैट माइनस प्लस आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। x बिलोंग टू r इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें शो करना है कि फंक्शन कैसा है 1 1 और ऑन टू। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे हम लिख सकते हैं 33 का क्वेश्चन नंबर, ये आर पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहिए इसको। तो इसमें हमने देखा है कि एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है -1 + 1 के बीच में ही दी हुई है, -1 + 1 के बीच में दी हुई है। तो जरा फंक्शन को हम जरा ऐसे करके लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये x अपॉन 1 + x, ये तब होगा जब x क्या है 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और सेकेंड में और हम लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, सेकेंड केस में क्या होगा, ये x अपॉन 1 - x, जब क्या है x लेस देन 0 है। जब x वैल्यू 0 से लेस है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 - x। जब x 0 से कम है तो हम इसको -1 लिखेंगे मॉड को हटाने की वजह से, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन लिखा है ना नीचे, मॉड लिखा है, तो उसकी वजह से हमें जब x 0 से लेस है तो 1 - x लेना पड़ेगा, जब x 0 से ग्रेटर है तो हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लेकर के ये चेक करना है कि हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 के लिए कंडीशन होती है कि अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 होता है तो f x1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, f x2 होना चाहिए। इफ अ फंक्शन इज 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, ऐसे लिख सकते हैं आप, इफ अ फंक्शन 1 1 कैसा है 1 1 है, देन f x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f x2। f x1 इक्वल टू कितना हो जाता है, f x2 हो जाता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन लेकर के हम चलेंगे, लेकिन इसमें दो कंडीशन है, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। हम सबसे पहले केस फर्स्ट को चेक करेंगे, केस फर्स्ट को चेक करेंगे, केस फर्स्ट को चेक करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, इन फर्स्ट केस जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो हम fx की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर विल टेक fx इक्वल टू x अपॉन 1 + x लेंगे। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे, विल राइट हियर fx1, fx1 इक्वल टू कितना होगा, ये x1 अपॉन 1 + x1, ठीक है। और ऐसे इसमें हम क्या निकालेंगे, fx2, क्या निकालेंगे, विल राइट हियर fx2, ये कितना हो जाएगा x2 अपॉन और ये कितना होगा 1 + x2, ये ठीक है। ये दो वैल्यूज निकाली हमने, इनको आसपास ही लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ से इसको इसके नीचे लिखो x2 की वैल्यू को, x2 f2 भी नहीं लिखे, fx2 इक्वल टू x2 अपॉन 1 + x2 कर दिया, ठीक है। और अब इसी के सामने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है, अगर ये फंक्शन कैसा होता है 1 1 होता है, इफ दिस फंक्शन इज 1 1, अगर ये फंक्शन आपका 1 1 है तो f x1, तो क्या होगा f x1 इक्वल टू f x2 होना चाहिए। f x1 की वैल्यू है x1 अपॉन 1 + x1 और x2 कितना है, x2 अपॉन 1 + x2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन x1 इंटू 1 + x2
ये x2 करेंगे और ये कितना आएगा 1 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x1 प्लस इधर x1 इंटू x2, ये x2 प्लस, और यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी ये x1 है बेटा, ये x1 है, x2 प्लस ये x1 इंटू x2 हो गया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, x1 इक्वल टू x2 निकल आया। जब x1 इक्वल टू x2 आया तो इसका मतलब हुआ कि दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ठीक है, सो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। हम क्या लिख देंगे इसमें, सो दिस फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वन वन फंक्शन में निकाल दिया, इस वन वन फंक्शन को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, वन वन निकाल दिया, वन वन निकालने के बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वन वन फंक्शन हमने ये निकाल दिया, अब ऑन टू, इसी को हमें क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या था, ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन और वन प्लस एक्स। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को फार ऑन टू लिख लीजिए, फार ऑन टू, फार ऑन टू, ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है, फार ऑन टू, उसको जरा हाईलाइट कर दीजिए रेड से ऐसे करके, फार ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसको वाई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वाई लिखते हैं, ठीक है। वाई लिखने के बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई इंटू और ये वन प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स लिखिए, ये x इक्वल टू वाई प्लस कितना लिखा मैंने, वाई एक्स, इसको इधर ले आओ, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या निकलेगा, ये निकल करके आएगा इसमें x माइनस वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस वाई हो गया इक्वल टू वाई निकला, यहाँ से हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई अपन वन माइनस वाई। अब फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ था, जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है वो लिखा था यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने वाई अपान वन माइनस वाई निकाली, उसको पुट अप कर दीजिए, और अगर ये वाई क्यूब को ला जाता है तो ऑन टू भी है, तो इसमें आप लिख दीजिए एफ वाई, तो ये कितना हो जाएगा, इस एक्स की प्लेस लिखेंगे आप वाई अपान वन माइनस वाई अपान वन प्लस ये वन प्लस वाई अपान वन माइनस वाई, ठीक है। और चेक करिए इसको, ये हम चेक करेंगे यहाँ से एफ वाई निकलेंगे, ये वाई अपॉन वन माइनस वाई, हम लीजिए वन माइनस वाई प्लस वाई अपान क्या करेंगे वन माइनस वाई, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो फाइनली मेरे पास वन बचा, देखो ये सब कैंसिल हो गया, वन माइनस वाई से पूरा वन माइनस वाई कैंसिल हुआ, वाई वाई गया तो वाई अपान वन इक्वल टू वाई आ गया, तो ये फाइव इक्वल टू वन निकला, इससे क्या प्रूव हो गया, तो दिस फंक्शन इज द ऑनटू फंक्शन। अगर ये सिचुएशन कभी आती है तो इसमें ये प्रूव होता है, तो दिस फंक्शन इज द ऑनटू फंक्शन। सो ज्यादा नीचे चला गया भाई, इतना नीचे नहीं जाना था हमको, यहाँ पे रहना, तो दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज ऑनटू, ऑनटू, ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, ऑनटू भी प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमें अगला जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है इसी के केस में, ये आपका इसी के केस में सेकेंड केस लेके चलना है, जब x वैल्यू क्या है, जीरो से लेस है, ठीक है। तो केस सेकेंड लेके देखेंगे इसी क्वेश्चन में हम, टेक द केस सेकेंड, केस सेकेंड, केस टू, कौन से केस है, टू, जब x वैल्यू क्या है, जीरो से लेस है, देन x लेस देन जीरो, जब x जीरो से लेस है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, विल राइट फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। इसको पहले वन वन प्रूव करेंगे, इसे भी वन वन प्रूव करने के लिए अगर ये फंक्शन वन वन है तो एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स वन शुड बी इक्वल टू एफ एक्स टू, ऐसे होना चाहिए। इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे तो एक्स वन अपॉन ये वन माइनस एक्स वन हो जाएगा इक्वल टू ये एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स वन इंटू वन माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स टू इंटू वन माइनस एक्स वन हो जाएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, तो एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू कर दिया, ये और ये कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास क्या निकला, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया।
तो जब x1 इक्वल टू x2 आया इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपका 1 1 है। दिस फंक्शन इज द 1 1 फंक्शन, ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अभी इसके बाद में हमें इसे अनटू भी प्रूव करना है। तो अनटू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अनटू प्रूव करने के लिए इसी फंक्शन में, इसे अनटू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को, ठीक है, इसी फंक्शन में जो मैं फंक्शन दिया था उसमें, उसी में हम इस फंक्शन के इक्वल कितना लिख देंगे, y लिख देंगे। क्या लिख देंगे, y, और y लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल आएगा आपका x अपॉन कॉइल, ये x इक्वल टू y इंटू 1 माइनस एक्स करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन x इक्वल टू y माइनस वाई एक्स करेंगे, एंड x प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन लेंगे, देन 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई निकला, ठीक है। यहाँ से हम x वैल्यू निकालेंगे, देन y अपॉन इधर कितना कर देंगे 1 प्लस वाई करेंगे। हमें इसमें करना क्या है, अनटू प्रूव करना है, तो ये फंक्शन जो दिया था इसमें x की प्लेस से वैल्यू डाल देनी, ठीक है। x की प्लेस पे ये वैल्यू डालनी है, y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए, y अपॉन 1 प्लस वाई एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वाई और ये माइनस वाई अपॉन कितना है 1 प्लस वाई कर, ये कैंसिल ये कैंसिल, y से y कैंसिल, फाइनल कितना निकल आया, ये y आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपकी y के इक्वल निकल करके आ गई, मींस ये फंक्शन कैसा है, सेकेंड केस में भी कैसा है, अनटू है। तो हमने दो केस निकाले, दोनों केसेस में क्या है, ये फंक्शन आपका 1 1 भी आ रहा है और अनटू भी आ रहा है। तो अब लिख सकते हैं, तो दिस फंक्शन, तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन भी प्रूव कर लिया आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों ने कर लिया। 33 के बाद अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में हम पूरा क्वेश्चन शायद आपको नहीं सॉल्व, क्योंकि मेथड आसान क्वेश्चन होता है, इसे हम आपको इसमें टेक्निक बताएंगे, तरीका बताएंगे कैसे करना है आपको, करने के बाद फिर आप उसे खुद से पूरा सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 34 है। अब 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है इसको चेक करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड इक्वल टू 4, 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन जेड इक्वल टू 1, 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई माइनस 20 अपॉन जेड इक्वल टू 23 वाई। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, चेक करिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस लिखी हुई हैं इनके कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से, ये 2 3 एंड 10, ठीक है। और इधर कितना है 4 6 और 5 हो गया, कोई माइनस तो नहीं था, माइनस में 6 है, और इधर कितना है 6 9 एंड माइनस 20, 6 9 एंड माइनस में 20 हो गया, ठीक। ये कोएफिशिएंट लिखे। इसके बाद में ये दूसरा पार्ट हमारे पास में ये 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, ये 1 अपॉन जेड हो गया, ठीक है। और लास्ट में ये जो बचा हुआ है इसको लिखेंगे 4 1 एंड 2, ये लिख दिया, ठीक है। इस तीनों इक्वेशंस को हमने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इसको मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए हो गया, आप देख लीजिए ये लिखा है ए, ये मैट्रिक्स ए हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स, और इसको क्या लिखेंगे हम, जो बाद में लिखा है इसको लिखेंगे मैट्रिक्स बी। हमें एक्चुअल में एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, एक्स वाला पार्ट चाहिए। तो हम एक्स क्या लिखते हैं, एक्स को लिखा जाता है ए इनवर्स एंड बी, क्या लिखते हैं ए इनवर्स बी लिखते हैं, ए इनवर्स बी लिखेंगे। ए इनवर्स मतलब हम इस मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको बी यानी जो ये वाली मैट्रिक्स है इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो एक्स वाली इसे कंपेयर कर देंगे, तो वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो हम करते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमने ए यूज करी है इन इक्वेशन से, वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी है तो उस केस में हम क्या कर पाते हैं, इसमें इसका ए इनवर्स मालूम कर पाएंगे। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो हम इसका इनवर्स मालूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इस मैट्रिक्स को यहाँ से बाहर निकालते हैं, इसको यहाँ अलग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ये ए इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स ऐसे लिखी गई 2 3 एंड 10, फिर क्या लिखा है 4 माइनस 6 और इधर कितना है ये 5 है,
इधर दिया है 6 9 एंड माइनस में 20 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया मैंने। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ए इनवर्स निकाला है, अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे वो निकाल के देख लीजिए डिटरमिनेंट को, वो क्या निकलेगा 2 इंटू, ठीक है, ये क्या निकलेगा प्लस में 6 दूनी 12 120 और माइनस 45, माइनस में 3 इंटू ये और ये कैंसिल, माइनस में 20 चौको 80 और माइनस 30 से 30 और प्लस में 20 प्लस में क्या था 10 और प्लस में 10 है इंटू 10 के साथ ये और ये कैंसिल, 36 और प्लस 36 प्लस 36 ये निकल करके आ गया। ठीक है, अब चेक करो और आगे क्या निकल के आता है। 120 और माइनस कितना है ये आपका 120 और माइनस 45। चेक करिए कहीं प्लस माइनस गलती तो नहीं हो रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 2 3 10 4 6 5 4 माइनस 6 एंड 5 6 9 एंड माइनस 20। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे लिखा 2 3 10 4 माइनस 6 5, ठीक ये हो गया। ए की वैल्यू निकाला, ये कैंसिल, ये 6 दूनी 12 120 9 पंजे 45, ठीक है, माइनस में 3 ये कितना होगा 20 चौको 80 और माइनस 6 पंजे 30, ठीक है, प्लस में 10 और ये 4 9 36 प्लस 36 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। 2 इंटू इसमें इसको माइनस करिए, इसमें इसको माइनस करने पे क्या निकलेगा 10 में से 5 जाएंगे 5 बच जाएगा, 11 में से फिर जाएंगे 4 तो 7 बचेंगे 75 आएगा, माइनस माइनस का बनेंगे प्लस हो जाएगा, ये 110 और ये 330 आ गया, प्लस ये 720 होगा, कितना हो जाएगा 720 निकलेगा। ठीक है, इन सबको प्लस कर लीजिए, इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू निकल गई 75 में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में जाइए, अगला स्टेप हो जाएगा इसका 150 एन प्लस 330 एन प्लस 720। ठीक है, ऐसे हो गया, इन सबको प्लस करिए 150 और इतना आया तो 0 0 0 0 हो गया, 5 3 8 2 10 का 0, ठीक है, हासिल 1 आ गया, 7 1 8 3 11 1 12 1200 आ गया। तो जो डिटरमिनेंट इसका निकल के आया वो कितना आया 1200 निकला। जो डिटरमिनेंट 1200 निकला इसका मतलब हुआ कि ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और उस केस में हम उसका क्या निकाल पाते हैं ए इनवर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें समझा देते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको तरीका बताएंगे सिर्फ, ठीक है, उसे करेंगे आप। हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, ये जो हमारे सामने लिखा है ना ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, पहले इसका निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकाला जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, जो इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स निकलता है उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो सपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका बी निकले, क्या निकलेगा बी आया, मेरी बात पे समझ लीजिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, A11 A12 A13 A22 A22 A23 ऐसे करके वैल्यूज निकालेंगे सारी, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स ने क्या मान लिया, ये ऐसे तरीके से लिख लेते हैं हम, लेट कोफैक्टर मैट्रिक्स बी है। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स बी है तो जो बी का ट्रांसपोज निकलेगा उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकलेगी तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद में, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा उसी से हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आया अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स निकालने के बाद उसको आप यहाँ डाल देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू यानी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, इनसे कंपेयर कर देंगे, वहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, तो वहां से भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकल करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे करना है ये क्वेश्चन बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसको पूरा बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आसान जो क्वेश्चन था वो टफ नहीं था, सिर्फ हमने आपको मेथड अगर आप भूल गए होंगे तो रिकैप कराया, आसान सी चीज थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमने आप पूरी चीज बता दी एक्सप्लेन करके। अभी चलते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ये और ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है, 35। दिस क्वेश्चन इज द नंबर 35। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6 and 3 with respect to the line this, where lambda is a scalar. Also find the distance of the image from the y-axis. y-axis की इमेज भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपने करना कैसे इसको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन हमको दी हुई है यहाँ पर, ये है ना, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो लाइन जो हमको गिवन है वेक्टर r इक्वल टू j प्लस 2 के ऐसे दी, n प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j n प्लस 3 के, ये दिया हुआ है। ये हमें दी है लाइन की वैल्यू, ये हमें लाइन दी हुई है। ठीक है, ये लाइन हमने लिख लिया यहां से, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर r इक्वल टू j प्लस 2 के प्लस लैम्डा और इंटू आई प्लस 2j प्लस 3 के दिया हुआ है। ये वैल्यू किसकी दी हुई, r की दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि इमेज बतानी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज बतानी है, कहां पर बनेगी, और उस इमेज की इसी पॉइंट से डिस्टेंस भी निकालनी है। कुल मिलाकर के अगर इस लाइन को अगर हम चेंज कर लें, इस लाइन को हम चेंज कर लें कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन क्या निकलेगी, इसमें आई तो है नहीं, इसमें आई नहीं है, इसमें अगर आई नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0i प्लस ऐसे करके। ठीक है, और इसका जो कार्टेशियन फॉर्म निकलेगा वो निकलेगा x माइनस 0, रेशियो इसका 1 दिया है, इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 होगा, इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन z माइनस 2 सॉरी z माइनस 2 अपॉन 3। इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये निकल के आ गया। इस लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म निकाला आपने, ठीक है, मेरी बात समझे क्या, फिगर से यहाँ पे समझो। जैसे हमने एक लाइन बना दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको दिया है, पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, 6, 3 दिए हुए। ठीक है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से इमेज है, वो सपोज यहाँ पर बननी, पॉइंट Q पर बन रही है। ठीक है, लाइन हमको दी हुई है, ये जहां पर PQ मिल रही है वो पॉइंट क्या है, L है। इस पॉइंट L के रिस्पेक्ट में इसका जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हमने एक लैम्डा ले लिया। कितना लिया, लैम्डा, जो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट L के लिए। तो पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, वो अगर इसको इसे इक्वल करेंगे तो x लैम्डा निकलेगा, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, एंड z इक्वल टू कितना होगा, 3 लैम्डा n प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास में पॉइंट्स निकल के आ गया, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा n प्लस 2, ये पॉइंट्स निकले, ये पॉइंट आए निकल के। अब हम जो PL लाइन है, ये PL है, इसके हम क्या निकालेंगे, PL की निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशियो। PL के हम क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल करके, मेरी बात समझो फिर से, हमने पहले जो लाइन थी उसको चेंज कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में। इस लाइन से इस वाले पॉइंट की इमेज चाहिए, इस पॉइंट की इमेज चाहिए, तो सपोज इमेज कहाँ बनती है, पॉइंट Q पर बनती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन पर एक पॉइंट लिया लैम्डा के रिस्पेक्ट में, वहां से XYZ की वैल्यू निकाल लिया, XYZ निकाला, यानी पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स आ गए, L के सॉरी लैम्डा के रिस्पेक्ट में। अब P और L की हमने PL जो लाइन है उसकी हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट हमें दिया था 1, 6 एंड 3, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL। PL के जो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा वो कितना होगा, आप दिखाएंगे यहां से लैम्डा माइनस 1 कामा, फिर कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस में 6 है, एंड इधर कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस में। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना होगा, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 बचेगा, एंड 3 लैम्डा माइनस 1 बचेगा। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PL। ये लाइन PL का डायरेक्शन रेशियो है, मेरी बात समझ है कि नहीं, दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PL। अब इसमें समझना ये है, PL लाइन का डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाल दिया, जरा फिगर पे फिर से वापस जाइए। ठीक है, फिर से वापस जाइए, आपने PL लाइन का जो निकाला डायरेक्शन रेशियो वो कितना निकाल दिया, PL लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपने निकाल दिया।
तो जो पीएल लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये पीएल लाइन इस वाली लाइन पे कैसी है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल निकलेगा, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो जो निकलेंगे इसके और उसके का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो पीएल का आपने इतना निकाला हुआ है, और उस लाइन जो हमें दी हुई है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, 2 एंड 3 है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ए फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये जो आपको दिया है 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 एंड प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 एंड प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 3 लैम्डा एन माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। सब कुछ सॉल्व करिए। 9 एक 10 सारे 14, ये 14 लैम्डा और इक्वल टू इधर कितना हुआ 14 आ गया, देन लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। लैम्डा इक्वल टू हमने 1 निकाल लिया। अब हम उसमें जो पॉइंट दिया हुआ, जो हमने पॉइंट एल निकाला हुआ था, उस पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, चेक करो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल हमने क्या निकाले थे, यहाँ के निकाले थे, ये एक्स निकाला था, तो ये था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, ये निकला हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट है। तो यहीं से आप चेक करके देख लो, जो एल के कोऑर्डिनेट निकल करके आए, ठीक है, जो एल के कोऑर्डिनेट निकले, लैम्डा हमने 1 निकाला हुआ है, ठीक है, और एल के कोऑर्डिनेट हमने माने हुए थे, यहाँ से निकाले हुए थे इस चीज को, तो लैम्डा के प्लेस 1 पुट अप कर देंगे। जब 1 पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पुट अप करेंगे तो ये 3 आएगा, एंड यहाँ पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो एल के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो कितने हो गए 1, 3, 5 हो गए, कितने निकले 1, 3, 5 निकले। समझ आई मेरी बात, ये कितना हो गया 1, 3, 5। अब इसी चीज को यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले 1, 3, 5, कितने निकले एल के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 एंड 5। अब देखो पॉइंट एल क्या है, पी और क्यू का मिड पॉइंट है, एल क्या है, पी और क्यू का मिड पॉइंट है। जब एल पॉइंट पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स वाई और जेड ले लीजिए, कितना ले लीजिए एक्स वाई और जेड ले लीजिए। तो पी और क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट एल पे होगा, तो आप पी और क्यू का जो मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। इससे x इक्वल टू 2 1 जा 2 और -1, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें y की वैल्यू निकालें, y निकालने के लिए तो y प्लस 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। भाई इसका मिड पॉइंट ही तो ये वाला होगा, मिड पॉइंट माना है, p और q का मिड पॉइंट l है, ठीक है। तो ये x1 प्लस x1 प्लस 2/2 किया मैंने, तो कितना आ गया 1 निकला, ये इससे x इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। ऐसे y1 प्लस y2 यानी 6 एंड प्लस y/2 इक्वल टू आप कितना करेंगे 6 प्लस y/2 इक्वल टू कितना कर देंगे आप 3 कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा y इक्वल टू 0 आ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकाल के देख लीजिए, y इक्वल टू 0 आ जा रहा है, 6 माइनस 6 इक्वल टू ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से निकाले z1 प्लस z2 करेंगे तो 3 प्लस z, ये चेक कर लीजिए 6 प्लस y/2 इक्वल टू 3, 3 2 जा 6, हाँ ठीक है 0 निकलेगा। और तीसरा हम जो निकालेंगे z निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें z, अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z1 प्लस z2 के बेस कितना है 3 है, z2 कितना है z ही है अपॉन 2 इक्वल टू ये 5 गिवन है, इसको 5 कर देंगे, देन 3 प्लस z इक्वल टू 10, देन z इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो पॉइंट x y z की वैल्यू निकल के आ गई, x कितना निकला हमारे पास में, ये 1 है, ये 0 है, फिर 7 आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम P और Q के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हमें डिस्टेंस पूछी गई है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हियर डिस्टेंस फार्मूला। हम क्या यूज करेंगे इसमें, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस यानी कि जो आपकी लेंथ PQ निकलेगी वो PQ इक्वल टू कितनी होगी, रूट में x1 माइनस x2, 1 माइनस 1, x1 माइनस x2 करेंगे आप, x1 ये हुआ और x2 ये हो गया, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 0 मतलब इस 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2 3 माइनस 7 करेंगे मीन्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो PQ निकला वो कितना हुआ
ये निकला 36 हो जाएगा प्लस ये 16 आएगा और आगे सॉल्व करिए इसको आप 6 दूनी 12 4 √52 तो ये कितना हुआ पी क्यू इक्वल टू रूट में 13 चौको 52 36 है 36 है तो ऊपर ले इसको तो जो पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई रूट में 6 6 12 ये 552 मीन्स 13 चौको 52 2√30 कितना आया 2√30 तो ये पी क्यू की डिस्टेंस आपने निकाली है दिस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये पी क्यू की डिस्टेंस आप निकाल लिया इस तरीके से तो ये भी आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे इसी का आर पार्ट है ठीक है इसी का आर पार्ट दिया हुआ है चलो इस क्वेश्चन देखते हैं 35 के बाद में क्या है हमें लगता है फिर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन और एक कर लेते हैं ठीक है ये हमारे पास में क्या है क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट 35 का बी पार्ट हम देखेंगे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग along with the line एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग along with the line एक एरोप्लेन क्या हो रहा है एक लाइन पे पैरेलल ऐसे करके ये उड़ रहा है ठीक है दो लाइन एक लाइन दी हुई है लैम्डा इज स्केलर एंड अनदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग along the line r is equal to I minus j plus mu minus 2i plus k where mu is a scalar at what point on the line should they reach so that the distance between them is shortest दो एरोप्लेन है ना उड़ रहे हैं अलग अलग लाइन पे ऐसे ऐसे करके उड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उनके जब वो उड़ रहे हैं एक लाइन पे है नहीं ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पर उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम ये बात हमें बतानी है यहाँ पे ठीक है तो इसी का 35 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे 35 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बी पार्ट यानी आर वाला पार्ट कर रहे हैं देखिए तो हमने मान लिया यहाँ पे कि सपोज जैसे एक लाइन एरोप्लेन ऐसे करके ऐसे जा रहा है सेकेंड वाला सपोज ये इस तरीके से यूं निकल के जा रहा है ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये देखिए ये 3D ज्योमेट्री होती यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इन अलग रहेगी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पैरेलल नहीं होंगी तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर 2D में हो तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती लेकिन 3D में क्या है ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाली तो इन दोनों लाइन को पहले हमें चाहिए हमको कॉर्डिनेशन फॉर्म लिखें ज्यादा बेटर रहेगा जल्दी आसानी से आ जाएगा ठीक है तो पहली लाइन का जो कॉर्डिनेशन फॉर्म निकलेगा वो आएगा x/1 मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ लाइन लिख रहा हूँ लिखता हूँ कॉर्डिनेशन फॉर्म इसकी वेक्टर r इज इक्वल टू लिखा है लैम्डा इनटू i माइनस जे एन प्लस के दिया हुआ है इसका जो कॉर्डिनेशन फॉर्म आएगा निकल के हो जाएगा x/1 इक्वल टू y/-1 एंड z/1 हो गया ठीक है सपोज हमने मान लिया ये पहली लाइन हुई इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पर्टिकुलर है p के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट ले लिया मैंने लैम्डा लिया तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा आएगा y इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा यानी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट लिख देंगे सीधे सीधे तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो क्या होंगे वो हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ से लैम्डा इसका -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में लैम्डा आ जाएगा और ये फिर से लैम्डा आ गया ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट आ गया और इस लाइन को हम जरा यहाँ भी शो कर दें ये x/1 इक्वल टू y/-1 एंड z/1 अब हम सेकेंड वाली लाइन को चेक करते हैं सेकेंड लाइन हमारे पास ये लिखी हुई है इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसको चेक करते हैं ठीक है तो ये लाइन जब आप चेक करोगे क्या निकलेगा ये लाइन हमारे पास में है कुछ इस तरीके से यहाँ पे i j और k नहीं है ठीक है तो जब सेकेंड लाइन आप लिखोगे सेकेंड लाइन क्या निकलेगी कॉर्डिनेशन फॉर्म इसका क्या निकलेगा r इक्वल टू पे लिख लेते हैं इसको i माइनस जे प्लस 0k इक्वल टू म्यू इंटू ये म्यू इंटू दिया हुआ है और सॉरी इक्वल नहीं प्लस है भाई प्लस म्यू इंटू -2j n प्लस k आई नहीं है इसमें ठीक है तो ये लाइन जब कॉर्डिनेशन फॉर्म में लिखी जाएगी तो x-1 अपॉन 0 लिखेंगे इक्वल टू ये y+1 अपॉन -2 लिखेंगे और इक्वल टू z-0 अपॉन 1 लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट म्यू ले लीजिए कोई अब कोई पॉइंट यहाँ पर हमने q लिखेंगे ठीक है इस लाइन पे
और Q लिख करके उसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे पॉइंट Q के, तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे इसमें, वो क्या लिखेंगे, वो ये लिखे जाएंगे। Q जो पॉइंट लिखे कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, म्यू इंटू जीरो यानी सर 1 लिखा जाएगा। म्यू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस में 2 म्यू, माइनस में 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ ये म्यू बचेगा, ये आए निकल करके। तो पॉइंट P हमने इसमें कोई लिया है, क्या लिया हुआ है हमने, पॉइंट P लिया हुआ है, और पॉइंट P है और यहाँ लिया था पॉइंट Q लिया हुआ है, क्या लिया है मैंने, पॉइंट Q लिया है, ऐसे करके। और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, पॉइंट Q के जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं 1 कामा, चेक करना पड़ेगा भाई मैं भूल गया, 1 कामा माइनस 2 म्यू माइनस 1, माइनस 2 म्यू माइनस 1, ठीक है, कितना है, माइनस 2 म्यू माइनस 1, और थर्ड कितना दिया है इसमें, ये म्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे करके, ये दिया हुआ है। अब आप देखो इस लाइन को इस फिगर में आ जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या बतानी है कि ये आपके मिनिमम है। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पे लैम्डा, माइनस में लैम्डा, और इधर कितना लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको लैम्डा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स से, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर इसमें हम PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालें, क्या निकालें हम, इफ यू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ, तो PQ लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको यहीं से चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा इधर ले जाओ और यहीं लिखते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, यहीं से अगर हम लिखें, डायरेक्शन पॉइंट P लिखा हुआ है, पॉइंट Q है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, जो PQ का डायरेक्शन रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिंपल सा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा, माइनस 2 माइनस 1 और प्लस लैम्डा हो जाएगा, कामा माइनस 2 म्यू माइनस 1 और ये प्लस में लैम्डा हो गया, और ऐसे ही ये हमारे पास म्यू लिखा है, माइनस में लिखा हुआ है, ये क्या है, म्यू और माइनस लैम्डा, ये निकाल दिया। ये वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड कर लिए, 1 माइनस लैम्डा, माइनस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस ये म्यू और ये माइनस लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशियो PQ का आ गया। अब ये लाइन जो PQ है, जो लाइन PQ है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो ऊपर वाली लाइन हमारी है इस पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और जो ये डायरेक्शन रेशियो है इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहली कंडीशन बन रही है उसमें 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा एन प्लस इसके साथ माइनस 1 है, तो माइनस 1 और ये निकलेगा माइनस में 2 म्यू माइनस 1 एंड प्लस लैम्डा, और तीसरा प्लस 1 है तो प्लस 1 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये 1 माइनस लैम्डा, यहां से आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2 म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा, ये प्लस म्यू एंड माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, जब सबको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगी हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में 3 म्यू, ये 3 म्यू, म्यू प्लस म्यू 3 म्यू माइनस में 3 लैम्डा, 1 प्लस 1 कितना हुआ, ये माइनस में 2, इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई, ये ऐसे बन गई, ठीक है। ये हमारे पास में ये 1 बन गई, क्लियर। बताना क्या था, पॉइंट बताने थे ना इसमें, डिस्टेंस बतानी थी, ओके। तो ये हमने यहाँ से ये क्वेश्चन ये निकाल लिया। अब उसी तरीके से ये जो पॉइंट आप देख रहे थे PQ, तो दूसरी लाइन हमारी थी, इस लाइन पर भी कैसे होंगे, इस वाली लाइन पे भी कैसा होगा, इस लाइन पे की जो डायरेक्शन रेशियो थे वो कितने थे जी, इस पर भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इस वाली लाइन के साथ भी। ये 0 माइनस 2 और ये कितना दिया है 1 दिया है, तो सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो दिया है 0 माइनस 2 और 1 दिया हुआ है, इसके साथ कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। तो जो सेकेंड कंडीशन है, अनदर कंडीशन, उसमें अगर हम चेक करें तो इस वाले कंडीशन में भी जो सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, ये वाले डायरेक्शन रेशियो, एक मिनट थोड़ा नीचे लेके आओ, ये जो डायरेक्शन रेशियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, ये सेकेंड वाली लाइन के साथ 0 माइनस 2 और 1 के साथ भी कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर होंगे। जब इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी लिखेंगे, आप पहली कंडीशन ये गई, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, अगेन
अगेन लिख दीजिए इसके साथ, जीरो के साथ इसका तो जीरो ही निकलेगा, एन प्लस यहाँ पर -2 दिया है, -2 के साथ इसको करेंगे तो -2 इंटू -2 म्यू एंड -1 प्लस लैम्डा, और फिर 1 दिया हुआ है तो प्लस में म्यू एन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये भी निकल आया। इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो प्लस में हो जाएगा 4 म्यू प्लस में 2 एंड प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ में, इसके साथ में, और 1 के साथ में ये था तो प्लस में म्यू एन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको पूरा तो ये निकल के आएगा 4 एंड 5 म्यू, और ये प्लस में लैम्डा और कोई नंबर बच रहा है, नंबर आ रहा है हमारे पास में 2 -2 हो गया। ये दो क्वेश्चंस बन गई। इनको सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। इनको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, लैम्डा और म्यू की। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे यहाँ पे हम, देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गई। अब इसके बाद हम आपको हिंट बता रहे हैं, आप खुद कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके आगे हम ज्यादा करेंगे तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है मुझे। ये हमारे पास में एक इक्वेशन, ये इक्वेशन ये दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल आएगी। सॉल्व भी हम कर दे रहे हैं, छोटा सा देख लीजिए, सॉल्व भी हम कर दे रहे हैं। ये निकलेगा 5 म्यू, इसको पहले मल्टीप्लाई करिए 3 से, क्योंकि पहले इक्वेशन में 3 था, इसमें शायद कितना दिया, माइनस में 3 दिया लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से तो 15 म्यू प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -6। ये इक्वेशन कितना है, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -2। ये खत्म, ठीक है। और ये यहां से वैल्यू किसकी निकल आएगी, लैम्डा की आ जाएगी, म्यू की निकलेगी, उससे लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा और म्यू निकालने के बाद जो आपने डायरेक्शन इशू निकाले, यहाँ पे जो पॉइंट आपने निकाले हुए थे, ठीक है, उन पॉइंट्स को निकालेंगे, पॉइंट पे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, लाइन पे जाइए आप, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ और यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है। वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे। दोनों पॉइंट निकालने के बाद में इनके बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। हमारे पास में सेक्शन डी तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एक सेक्शन ई हमारा बचता है, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके तब अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों।